आप सभी का स्वागत है। अगर आप शेंगन एरिया में या यूरोपियन यूनियन में सेटल होने वाले थे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पोर्चुगल का टीआरसी प्रोसेस जो है ऑफिशियली सस्पेंड कर दिया गया है। ये न्यूज़ में भी सुना होगा और काफ़ी सारी जगह इसकी बातें भी हो रही हैं। तो अगर सस्पेंड कर दिया गया, पहली बात तो क्या है, सच है कि नहीं है। और अगर सस्पेंड कर दिया गया है तो अब क्या है, नेक्स्ट प्रोविजंस क्या है। और अगर सस्पेंड हो ही गया है तो मैंने इतने महीनों का टैक्स पे करा है, मेरा क्या होगा। या मेरी बायोमेट्रिक होने वाली थी, उसका क्या होगा। या मेरी बायोमेट्रिक हो चुकी है, मेरा कार्ड आएगा नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे होंगे और काफी सारे कमेंट्स में भी हम नोटिस कर रहे थे। तो इस छोटी सी वीडियो को एंड तक देखेंगे ना तो आपको इसके सारे आंसर्स मिल जाएंगे। पोर्चुगल टीआरसी क्या है, ये एक प्रोविजन था जो पोर्चुगीज गवर्नमेंट ने निकाला था कि भाई अगर कोई भी ट्रैवलर हमारे देश में आता है और उसको यहाँ पे जॉब मिल जाती है, लीगल तरीके से जॉब मिल जाती है और वो अच्छे से टैक्स पे करके एक अच्छे सिटीजन की तरह रहता है, तो हम उसको टेम्परेरी रेजिडेंस प्रोवाइड करा देंगे। और अगर यही ट्रैवलर अच्छे सिटीजन के साथ साथ हमारे कल्चर, हमारी लैंग्वेज और हमारी आइडेंटिटी को भी अपनाता है और लैंग्वेज टेस्ट को पास करता है अच्छे ग्रेड्स के साथ, तो हम इसको पीआर भी दे सकते हैं। बस इसमें टैक्स ऑब्लिगेशंस है भाई, अलग अलग कैटेगरीज है, उसके हिसाब से कहीं पे 3 महीने की टैक्स ऑब्लिगेशन है, कहीं पे 6 महीने की है और कई बार 12 महीने की है, मतलब अलग अलग जो है। अब इस प्रोविजन का यूज करके बहुत सारे फॉरेनर्स गए यूरोप के अंदर, पोर्चुगल के अंदर, और वहां पे 6 महीने के, 3 महीने के, 9 महीने या 12 महीने, जो भी उनके कैटेगरी के हिसाब से जो ऑब्लिगेशन था उसको पूरा करके फिर वो वहां के नागरिक बन जाते हैं। तो ये बहुत टाइम से हो रहा था, आज से नहीं, पता नहीं कितने सालों से हो रहा था, कोरोना से भी बहुत पहले से होता आ रहा था ये। और आपने देखा हो पोर्चुगल बहुत पॉपुलर हुआ था, ये पीक पे गया था 2017-18 में, इसकी हाईएस्ट डिमांड हो गई थी 2017 तक आते आते। कोरोना बीच में आ गया, नहीं तो फिर ये और भी ज्यादा जाता। और देखा जाए कोरोना के बाद इसकी डिमांड बढ़ी है, घटी नहीं है, बहुत ज्यादा बढ़ी है। क्योंकि कोरोना की वजह से काफी सारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो फैसिलिटीज नहीं दे पाई अपने सिटीजन्स को जो वेस्टर्न कंट्रीज ने दी, जिसकी वजह से यहाँ के जो लोग हैं दे वर फोर्स टू मूव आउट टू सच कंट्रीज फॉर अ बेटर लाइफ, कि भाई हमारे देश में हमें कुछ नहीं मिला तो हम वहां चले जाते हैं। ये सोच के काफी लोग गए हैं और अभी भी जा भी रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि रिवर्स माइग्रेशन भी बहुत पीक पे है इस वक्त, यानी दूसरे देशों से भी इंडियंस वापस आ रहे हैं अपने देश में। खैर इस टॉपिक पे किसी और दिन बात करेंगे, फिलहाल इसी पे ही चलते हैं। तो पोर्चुगल टीआरसी का प्रेजेंट स्टेटस ये है कि इसको ऑफिशियली सस्पेंड कर दिया गया है। तो अगर आपकी बायोमेट्रिक हो गई है, कार्ड आने वाला है, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। अगर आपकी फाइल लॉक हो गई है और आपका जस्ट रिसेंटली टैक्स स्टार्ट हुआ है या होने वाला है, तो थोड़ी सी चिंता की बात हो सकती है। और अगर आपके बायोमेट्रिक की डेट आ गई है, बायोमेट्रिक नहीं है बट डेट आपको मिल गई है, तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। यानी बायोमेट्रिक की डेट अगर हो चुकी है या आपको मिल चुकी है, तब तो आप सेफ हैं। जो अभी तक के अपडेट्स हैं, आगे जाके इसको भी चेंज कर दे तो वी कैन नॉट से, बट आप अभी तो सेफ हैं। लेकिन अगर किसी की बायोमेट्रिक की डेट ही नहीं आई है तो फिर उस केस में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। पहली चीज तो ये। और अगर आप अपनी फैमिली को इनवाइट करने वाले थे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो इंडिपेंडेंट कैटेगरीज है। तो ये हुआ क्यों है, ये हुआ क्या है। अगर आप टीआरसी में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं या फिर आप किसी इमिग्रेशन एजेंट को या ट्रैवल एजेंट को जानते हैं जो इस चीज़ों में हो, किसी कंसल्टेंट को जानते हैं जो इस चीज़ों में हो, तो आपको बताएगा कैसे आर्टिकल 88 और 89 थे जो इसी प्रोविजन के तहत इंट्रोड्यूस किए गए थे पोर्चुगीज कॉन्स्टिट्यूशन में, कि भाई कोई भी अगर ट्रैवलर या एलियन, एलियन मतलब दूसरे ग्रह वाले एलियन नहीं, मतलब दूसरे देशों के लोग, नॉन यूरोपियंस आई मीन टू से, वो आते हैं, उनको अच्छी जॉब मिल जाती है, अच्छे टैक्स पे करते हैं, अच्छे सिटीजन की तरह रहते हैं, कोई क्राइम नहीं करते, कोई लीगल एक्टिविटी नहीं करते, तो ये सारी प्रोविजन को फॉलो करते हैं, हमारे रूल्स की रिस्पेक्ट करते हैं, सोसाइटी की रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम उनको रेजिडेंस बनाने के लिए तैयार है। ये आर्टिकल 88 और 89 की समरी थी, इसकी टेक्निकलिटीज में नहीं जाते हैं, समरी यही कहती है। तो ऐसे केसेस में अलग अलग कैटेगरीज को इन्फ्लुएंस किया गया कि भाई आपने देखा व्हाइट कॉलर को इन्फ्लुएंस किया गया, धीरे धीरे इसको एक्सटेंड करके ब्राउन कॉलर तक लेकर आया और फिर लास्ट में तो ये बिल्कुल ही ब्लू कॉलर के लिए भी ओके कर दिया गया था। तो यानी हर तरह के लोगों को यू आर वेलकम टू बी अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, यू आर वेलकम टू बी अ सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। इस तरीके से इस प्रोविजन को आगे रखा गया था। इसका पहले तो लोगों ने अच्छे तरीके से मतलब लीगल तरीके से इसको यूज किया, काफी सारे लोग गए वहां पे, उन्होंने टैक्स पे करा, उनको लगा हाँ अच्छा देश, हम रुक जाते हैं। फिर इसका अब्यूज होना शुरू हुआ, बहुत सारे डमी कॉन्ट्रैक्ट्स बनने लग गए, फेक कॉन्ट्रैक्ट्स बनने लग गए, जॉब है नहीं बस पेपर पे दिखा दी और टैक्स अपनी जेब से लेकर डाल दिया, और वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने लग गया। इमिग्रेंट जो है, कभी ऐसा पोर्चुगल में नहीं होता था, लेकिन आप अभी मैं जब लास्ट ईयर भी गया था तभी मैंने नोटिस किया फ्लाईओवर के नीचे वहां पे लोग सो रहे थे, आई मीन इमिग्रेंट थे वो।
राइट, ऐसा कभी नहीं होता था। पोर्चुगल में फर्स्ट एवर टाइम इन देयर एंटायर हिस्ट्री, पोर्चुगल को जो मॉडर्न हिस्ट्री है जो पोर्चुगल की, उसमें इन्होंने देखा इतने शार्प तरीके से प्रॉपर्टी के रेट्स ऊपर गए, जो पहले नहीं होते, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा हो गई, लोग बहुत ज्यादा चले गए। तो एक तरह से ये बबल बस्ट ही होने वाला था। और आपने अगर देखा हो पिछले साल किस तरीके से सेफ को डिसॉल्व किया गया और आईमा को बना दिया गया, तो वहीं पर ही हमें हिंट मिल गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है, और वो चीज हो भी गई है। तो अब क्या ये परमानेंट है? देखिए, परमानेंट कुछ भी नहीं होता, अभी के लिए जरूर है ये, बट हमारी कैलकुलेशन कहती है कि नियर फ्यूचर, ज्यादा नहीं तो 1-2-4 साल के अंदर, 2-4 साल के अंदर अंदर आप ये देखेंगे प्रोविजन रीएक्टिवेट किया जाएगा विद नई कंडीशंस एंड नए आर्टिकल्स। और उस केस में इतना आसान नहीं होगा, कोई भी इलीगल तरीके से आगे डमी वगैरह लगा लोगे अपना काम करा दे, ऐसा नहीं होगा। अभी पेपर वर्क और रायता इस आर्टिकल 88 और 89 का इतना बुरी तरीके से फैला हुआ है कि पोर्चुगल को ये सस्पेंड करना ही पड़ा। उनकी मजबूरी थी इसे सस्पेंड करना, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग डमी पेपर्स पे चले जा रहे हैं, वो पेनल्टियां लगा लगा के, फाइन लगा लगा के थक गए हैं। और जिस भी फाइल को खोलते हैं उसी में ही नकली डॉक्यूमेंट, जिस भी फाइल को खोलते हैं उसी में ही नकली डॉक्यूमेंट। तो पोर्चुगल को लग रहा था हमारे हाथ से बाहर जा रही है बात। मोर ओवर, जो सेकंड सबसे बड़ा रीजन है, तो प्राइमरी हो गया, या आप इसे सेकेंडरी कह लीजिए। प्राइमरी जो सबसे बड़ा रीजन है वो है शेंगन एरिया का उनको वार्निंग देना। अब उनको वार्निंग दी गई थी बॉर्डर कंट्रोल के लिए, इमिग्रेशन के लिए नहीं, कि आपका बॉर्डर कंट्रोल का जो एस्पेक्ट डिजाइन किया गया था शेंगन एरिया ने, वो बॉर्डर कंट्रोल का आपका एस्पेक्ट जो है वो अपडेट नहीं हुआ है। अगर आप इसे अपडेट नहीं करेंगे तो हम आपको शेंगन एरिया से निकाल देंगे। बट कहीं ना कहीं वो पब्लिक को बताने वाली बात अलग होती है, और कहीं ना कहीं अंदरूनी बात यही थी कि बाकी कंट्रीज भी बहुत ट्रबल्ड थी पोर्चुगल की इस पॉलिसी से कि आप इसे बंद करें। लोग आपसे टीआरसी लेते आके पेरिस में रह रहे हैं, आपसे टीआरसी लेके आके जर्मनी में रह रहे हैं, मिलान भर दिया है, रोम में आ चुके हैं। तो लोगों का ये था कि आप एक्चुअल में क्या है कि शेंगन एरिया में किसी भी कंट्री का रेजिडेंस लेके आप किसी भी दूसरी कंट्री में जा सकते हैं। हाँ, वहां पे काम नहीं कर सकते, काम करने के लिए आपको इस रिस्पेक्टिव कंट्री का परमिट चाहिए, लेकिन कौन चेक कर रहा है? लोग इसी में ही करे जा रहे हैं, कैश में काम करे जा रहे हैं। तो ये सारी चीज बहुत वाइडली प्रैक्टिस हो रही थी, और बहुत सारी कंट्रीज इसको पोर्चुगल को कंप्लेंट भी कर रही थी। अगर आपको याद हो 2 साल पहले हमने सर्बिया के बारे में आपको ये चीज बताई थी, कैसे सर्बिया के ऊपर प्रेशर डाला था कि आप अपने इस वीजा ऑन अराइवल प्रोग्राम को जो आपने काफी सारे देशों को दे रखा है, इसको हटाओ आपके देश में घुस के, क्योंकि आपके बॉर्डर्स ओपन है बाकी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के साथ। ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, ओपन नहीं कहूंगा तो ये भी कहूंगा कि भी ठीक है, कंप्लीटली क्लोज नहीं है। तो आपके बॉर्डर से इलीगल माइग्रेशन बहुत हो रहा है, आप हटाइए। पहले तो सर्बिया ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब स्ट्रिक्ट वार्निंग्स गई तो उन्होंने फिर ये चीज हटाई। उसमें इंडिया का भी नाम था, इंडिया भी हटाया गया। तो सेम पोर्चुगल के ऊपर भी ऐसा ही प्रेशर रखा गया, राइट। अब पोर्चुगल जो है वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ शेंगन एरिया है, वन ऑफ द कोर मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। ऐसा नहीं कि इसको हटा देंगे, लेकिन पेनल्टीज बढ़ाई जा सकती है और टेम्परेरी सस्पेंशन भी दिया जा सकता था। तो ये सारी चीजों को रखते हुए पोर्चुगल ने सब करा। तो अगर आपकी फाइल लगी हुई है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगने वाली है, बायोमेट्रिक की डेट आ गई फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके टैक्स अभी रिसेंटली शुरू हुए थे तो थोड़ा आपको समस्या हो सकती है। और ये जो प्रोग्राम है ज्यादा टाइम तक नहीं खत्म रहेगा, कुछ टाइम बाद आप देखेंगे एक नया प्रोग्राम सिमिलर कंडीशंस के ऊपर, सिमिलर सेट ऑफ कंडीशंस के ऊपर दोबारा इंप्लीमेंट किया जाएगा। बस थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो सकता है, थोड़े प्रोविजन चेंज हो सकते हैं, बट ये होगा डेफिनेटली थोड़े टाइम बाद, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके अलावा क्या प्रोसेस है। चलो वो जब प्रोग्राम आएगा सो आएगा, अब हम क्या करें। तो आप वर्क वीजा पे जा सकते हो। ये प्रोविजंस जो है टूरिस्ट और ट्रैवलर्स के ऊपर, जो टूरिस्ट वीजा पे आते हैं या नॉन वर्किंग कंडीशंस पे आते हैं, उनके ऊपर इम्प्लीकेटेड हुए हैं। अगर आप वर्क वीजा पे जाते हो तो फिर भी आपके पास चांस है, बट आपका वर्क वीजा पहली बारी में टीआरसी नहीं दे सकता। आपको रहना पड़ेगा सर्टेन अमाउंट ऑफ डेज। आपको अपना वर्क वीजा रिन्यू भी कराना पड़ सकता है मल्टीपल टाइम्स। उसके बाद आपको उनकी लैंग्वेज वगैरह सीख के नए आर्टिकल्स और नए प्रोविजंस को यूज करते हुए अपनी रेजिडेंसी को अप्लाई करना होगा। अब वो इतना आसान नहीं रहा जितना पहले था, थोड़े से रूल्स चेंज होंगे अब, ऑलराइट, बट आप कर सकते हैं। तो वर्क पे जाके हो सकता है, टूरिस्ट पे जाके नहीं हो सकता, सिंपल। और वर्क भी सिर्फ पोर्चुगल का होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि स्पेन का वर्क वीजा ले जाएं और पोर्चुगल में कर लें, नहीं हो सकता, राइट। पोर्चुगल का वर्क वीजा ऑलरेडी थोड़ा सा टफ ही होता है। टफ इसलिए होता है कि अपॉइंटमेंट ही नहीं आती। आप देखेंगे ना पिछले कितने टाइम से अपॉइंटमेंट नहीं आ रही पोर्चुगल की, आप देखिए कितनी कैटेगरीज है जिनकी अपॉइंटमेंट्स नहीं आ रही। सिर्फ पोर्चुगल ही नहीं, और भी कितनी सारी कंट्रीज के हैं। तो दे वर अबाउट टू डू समथिंग। ऐसा नहीं होता, इतने लंबे टाइम तक अपॉइंटमेंट ही नहीं दे रहे। ऐसा कौन सा बैकलॉग का क्लियर हो गया? ऐसा भी नहीं है कि सारी दुनिया टूट के पड़ रही है। अब आप ये देखिए कनाडा के अंदर भी ये सिचुएशन आने वाली है। मैं आपको पहले ही आगाह कर रहा हूँ, कनाडा के अंदर भी अभी नहीं, हाल फिलहाल में नहीं हो रहा, लेकिन बड़ी जल्दी 1-2 साल के अंदर
ऐसे कुछ नॉर्म्स आ सकते हैं जिससे वहां पर भी माइग्रेशन को बहुत सख्त कर दिया जाएगा। और इतना आसानी नहीं रहेगा। LMIA का प्रोसेस ऐसी जैसे हर कोई कर सकता है, तब ये कंडीशनल हो जाएगा, बहुत ही सर्कमस्टांशियल हो जाएगा कि अगर ये सर्कमस्टांसेस और ये कंडीशंस मीट होती हैं तो आप LMIA करवाओ, नहीं तो नहीं। आप ये देखेंगे कनाडा में भी पूरे पूरे चांसेस अब होने के, राइट। तो अगर आप हाल फिलहाल में जाने वाले थे तो टूरिस्ट की जगह वर्क पे जाइए, काम बन सकता है। टूरिस्ट पे जाना फिलहाल कैंसिल करिए। हाँ, अगर आप घूमने फिरने जा रहे हैं, फैमिली से मिलने जा रहे हैं, रियूनियन अप्लाई कर रहे हैं, या किसी और कंडीशन के लिए जा रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए जा रहे हैं, स्टडी जा रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें तो आप जा सकते हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसे समझने में आपको इस वीडियो ने हेल्प करी होगी। और भी नए इनपुट्स लगातार आ रहे हैं, तो इसका कोई ऐसा सिंगल लिंक या सिंगल इनपुट नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल ने एक सिंगल स्टेटमेंट दे दी और मैं आपको बता दूं हाँ जी ये हो गया। इसमें लगातार चेंज होते रह रहे हैं, और इसकी जब कॉन्क्रीट डिटेल जब हम कई सोर्सेज से क्रॉस चेक कर लेंगे तो ही आप तक लेकर आएंगे, जैसे इस बार लेकर आए हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज वेरी इंसाइटफुल फॉर यू, और बहुत जल्द फिर मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ध्यान रखें, बाय बाय।